नमस्ते दर्शकों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मौज बहार में होंगे। हमारी ऑडियो बुक रिच डैड पुअर डैड का अध्याय 8वां शुरू करते हैं। शुरुआत करना। काश मैं कह सकता कि दौलत इकट्ठी करना मेरे लिए आसान रहा था, लेकिन यह नहीं रहा था। कैसे शुरू करूं? यह प्रश्न मुझसे अक्सर पूछा जाता है। प्रतिक्रिया में मैं उस विचार की प्रक्रिया को बताता हूँ जिससे मैं हर दिन गुजरता हूँ। दरअसल बेहतरीन सौदे खोजना आसान है, यह मेरा वादा है। यह तो साइकिल चलाने जैसा होता है। थोड़े डगमगाने के बाद यह बहुत आसान बन जाता है, लेकिन पैसे के मामले में डगमगाहट के पार जाने के लिए आपको संकल्प की जरूरत होती है। यह एक व्यक्तिगत चीज है। लाखों करोड़ों डॉलर के जीवन में कभी कभार मिलने वाले सौदों को खोजने के लिए हमें अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करने की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि हम में से प्रत्येक के भीतर वित्तीय प्रतिभा होती है। समस्या यह है कि हमारी वित्तीय प्रतिभा सोई रहती है और जगाए जाने का इंतजार कर रही होती है। यह इसलिए सोई रहती है क्योंकि हमारी संस्कृति ने हमें यकीन दिला दिया है कि पैसे का प्रेम ही सभी बुराइयों की जड़ है। इसने हमें पेशा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, लेकिन इसने हमें यह नहीं सिखाया कि पैसे से अपने लिए काम कैसे कराएं। इसने हमें अपने वित्तीय भविष्य के बारे में चिंता नहीं करना सिखाया है, क्योंकि नौकरी के बाद रिटायर होने पर सरकार या कंपनी हमारी परवाह करेगी। बहरहाल, हमारी वित्तीय शिक्षा की इस कमी की कीमत हमारे बच्चों को चुकानी होगी, जो उसी स्कूल तंत्र में शिक्षित हो रहे हैं। संदेश अब भी वही यही है कि कड़ी मेहनत करो, पैसा कमाओ, खर्च करो और जब पैसे की कमी पड़े तो कर्ज ले लो। दुर्भाग्य से पाश्चात्य जगत के 90% लोग ऊपर बताए गए सिद्धांत पर चलते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि नौकरी पाना और पैसे के लिए काम करना ज्यादा आसान होता है। यदि आप बहुसंख्यक लोगों में से एक नहीं हैं, तो मैं आपकी वित्तीय प्रतिभा को जगाने के लिए आगे दिए 10 कदम बताता हूं। मैं आपको वही कदम बता रहा हूं जिनका मैंने खुद अनुसरण किया है। अगर आप उनमें से कुछ का अनुसरण करना चाहते हैं तो बेहतरीन है। अगर आप उनका अनुसरण नहीं करना चाहते तो अपने खुद के कदम बना लें। आपकी वित्तीय प्रतिभा इतनी चतुर होती है कि यह अपनी स्वयं की सूची बना सकती है। जब मैं पेरू में था तो मैंने सोने की खुदाई करने वाले 45 साल के एक व्यक्ति से पूछा कि उसे इतना भरोसा क्यों है कि उसे सोने की खदान मिल ही जाएगी। उसने जवाब दिया, सोना हर जगह है। ज्यादातर लोगों के पास इसे देखने का प्रशिक्षण नहीं है। और मैं कहूंगा कि यह सच है। रियल एस्टेट में मैं बाहर निकलकर एक दिन में 4-5 बेहतरीन संभावित सौदे खोज सकता हूं, जबकि आम आदमी को कुछ नहीं मिलेगा, भले ही हम दोनों एक ही इलाके में तलाश कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने वित्तीय प्रतिभा को विकसित करने में समय नहीं लगाया है। मैं आपको नीचे दिए 10 कदम बता रहा हूं जिनके द्वारा आप अपनी ईश्वर प्रदत्त शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। ऐसी शक्तियां जिन पर सिर्फ आपका नियंत्रण है। पहला, वास्तविकता से बड़ा कारण खोजें। आत्मा की शक्ति। अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछें कि क्या वे अमीर बनना या वित्तीय स्वतंत्रता पाना पसंद करेंगे, तो वे हाँ कह देंगे, लेकिन फिर वास्तविकता हावी हो जाती है। सड़क बहुत लंबी नजर आती है और बहुत से पहाड़ भी दिखाई देते हैं जिन्हें पार करना होगा। इसकी तुलना में यह ज्यादा आसान लगता है कि आप पैसे के लिए नौकरी करें और बचे हुए पैसे अपने ब्रोकर को थमा दें। मैं एक बार एक युवती से मिला जो तैराकी के लिए अमेरिकी ओलंपिक टीम में शामिल होने के सपने देख रही थी। हकीकत यह थी कि उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि वह स्कूल जाने से पहले 3 घंटे तक तैर ले। शनिवार की रात को वह अपनी सहेलियों
या मित्रों के साथ पार्टी नहीं मनाती थी। उसे हर एक की तरह पढ़ाई करके अपने परीक्षा परिणाम बेहतर करने होते थे। जब मैंने उससे पूछा कि उसकी अति मानवीय महत्वाकांक्षा और कुर्बानी को किस बात से बल मिलता था, तो उसका जवाब था, मैं इसे अपनी और अपने प्रियजनों की खातिर करती हूँ। यह प्रेम ही है जो मुझे बाधाओं और त्याग के पार ले जाता है। कारण या उद्देश्य चाहता हूँ और नहीं चाहता हूँ का तालमेल है। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि अमीर बनने की चाहत के पीछे मेरा कारण क्या है, तो मैं उन्हें बताता हूं कि यह चाहता हूं प्रबल इच्छाओं और नहीं चाहता हूं घोर अनिच्छाओं का गहरा भावात्मक संयोग है। मैं कुछ की सूची बताना चाहूंगा। पहले तो अनिच्छाओं, यानी नहीं चाहता हूं कि, क्योंकि उन्हीं से मेरी इच्छाएं या चाहता हूं उत्पन्न होते हैं। मैं सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहता था। मैं वह नहीं चाहता था जो मेरे माता पिता चाहते थे, यानी नौकरी की सुरक्षा और उपनगर में एक मकान। मुझे कर्मचारी बनना पसंद नहीं था। मुझे इस बात से कोत होती थी कि मेरे डैडी मेरे फुटबॉल मैच देखने कभी नहीं आ पाते थे, क्योंकि वे अपना करियर बनाने में बहुत व्यस्त रहते थे। मुझे इस बात से नफरत थी कि मेरे डैडी ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की और उनकी मृत्यु पर सरकार ने उनकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा ले लिया, जिसकी खातिर उन्होंने मेहनत की थी। अपनी मृत्यु पर वे अपने वारिसों को कुछ भी नहीं दे पाए, जिसकी खातिर उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे कड़ी मेहनत करते हैं और अपनी दौलत वारिसों के लिए छोड़ जाते हैं। अब चाहता हूं या इच्छाओं की बारी है। मैं दुनिया घूमने और अपनी पसंदीदा जीवन शैली में जीने के लिए स्वतंत्र होना चाहता हूँ, और यह सब मैं युवावस्था में ही कर लेना चाहता हूँ। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं अपने समय और जीवन पर अपना नियंत्रण चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पैसा मेरे लिए काम करे। ये मेरे गहरे भावात्मक कारण हैं। आपके कौन से हैं? अगर वे पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हैं, तो रास्ते में आने वाली वास्तविकता आपके कारणों पर भारी पड़ सकती है। मैंने कई बार पैसे गंवाए हैं और राह में कई आफतें उठाई हैं, लेकिन गहरे भावात्मक कारणों की बदौलत मैं दोबारा उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। मैं 40 साल की उम्र तक स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन रास्ते में कई सिखाने वाले अनुभवों के कारण मैं 47 साल की उम्र में ही स्वतंत्र हो पाया। जैसा मैंने कहा था, काश मैं कह सकता कि यह आसान रहा था। यह नहीं रहा था, लेकिन यह उतना मुश्किल भी नहीं था। मैंने यह सीखा है कि प्रबल कारण या उद्देश्य के बिना जिंदगी में हर चीज मुश्किल होती है। यदि आपके पास कोई प्रबल कारण नहीं है, तो आगे पढ़ने में कोई समझदारी नहीं है। आपको यह बहुत मेहनत भरा लगेगा। दूसरा, दैनिक विकल्प चुनें। चयन की शक्ति। विकल्प ही वह प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग किसी स्वतंत्र देश में रहना चाहते हैं। हम विकल्प चुनने की शक्ति चाहते हैं। वित्तीय दृष्टि से हमें जो भी डॉलर मिलता है, उस हर डॉलर से हमारे हाथ में अपना भविष्य चुनने की शक्ति होती है। अमीर, गरीब या मध्यम वर्गीय बनने की शक्ति। हमारे खर्च करने की आदतें बताती हैं कि हम इनमें से कौन हैं। गरीब लोगों की खर्च करने की आदतें गरीबी की होती हैं। बचपन में मेरे पास एक लाभ यह था कि मैं लगातार मोनोपोली खेलना बहुत पसंद करता था। किसी ने मुझे बताया कि मोनोपोली सिर्फ बच्चों के लिए ही होता है, इसलिए बड़ा होने के बाद भी मैं इसे खेलता रहा। मेरे पास एक अमीर डैडी भी थे, जिन्होंने मुझे संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क बताया। इसलिए बहुत समय पहले बचपन में ही मैंने अमीर बनने का विकल्प चुना, और मैं जानता था कि इसके लिए मुझे बस संपत्तियां, असली संपत्तियां इकट्ठी करना भर सीखना था। मेरे सबसे अच्छे दोस्त माइक को संपत्ति वाला कॉलम विरासत में मिला, लेकिन इसके बावजूद उसे इसे कायम रखना सीखने का विकल्प चुनना पड़ा था। कई अमीर परिवार अगली पीढ़ी में अपनी संपत्तियां सिर्फ
इसलिए गवा देते हैं क्योंकि किसी को भी उनकी संपत्तियों की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाता। अधिकतर लोग अमीर नहीं बनने का विकल्प चुनते हैं। 90% लोग अमीर बनने को बहुत झंझट भरा काम मानते हैं। इसलिए वे ऐसी कहावतों का आविष्कार करते हैं। मेरी पैसे से में कोई रुचि नहीं है, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब भी युवा हूं, जब मैं थोड़े पैसे कमा लूंगा तब अपने भविष्य के बारे में सोचूंगा। मेरा मेरी पत्नी, पति आर्थिक मसले संभालना संभालती है। इन सभी बातों के साथ समस्या यह है कि यह उस व्यक्ति से दो चीजें लूट लेती है। एक है समय, जो आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। दूसरी है सीखना। पैसे का अभाव कभी भी ना सीखने का बहाना नहीं बनना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा विकल्प है जो हम सभी हर दिन चुनते हैं। हम अपने समय या धन के साथ क्या करते हैं और हम अपने दिमाग में क्या भरते हैं, यही चयन की शक्ति है। हम सभी के पास चयन के विकल्प होते हैं। मैं अमीर बनने का विकल्प चुनता हूं और मैं यह विकल्प हर दिन चुनता हूं। पहले शिक्षा में निवेश करें। वास्तव में आपके पास जो एकमात्र संपत्ति है वह है आपका मस्तिष्क, जो आपका सबसे शक्तिशाली यंत्र है। हम में से हर व्यक्ति के पास विकल्प होता है कि होश संभालने के बाद हम अपने मस्तिष्क में क्या डालें। आप टीवी देख सकते हैं, गोल्फ पत्रिकाएं पढ़ सकते हैं, सिरेमिक्स क्लास जा सकते हैं या फिर वित्तीय नियोजन की क्लास में भी जा सकते हैं। विकल्प आप चुनते हैं। ज्यादातर लोग तो निवेश के बारे में सीखने का निवेश ही नहीं करते हैं, बल्कि सीधे जाकर निवेश खरीद लेते हैं। मेरी एक मित्र के अपार्टमेंट में कुछ समय पहले चोरी हो गई। चोर घर से इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा सामान ले गए, लेकिन किताबें जस की तस छोड़ गए। और हम सबके पास इसी तरह का विकल्प होता है। इसी वजह से 90% लोग टीवी सेट खरीदते हैं और सिर्फ 10% ही कारोबार संबंधी पुस्तकें खरीदते हैं। और मैं क्या करता हूँ? मैं सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे कम से कम 2 दिन तक चलने वाले सेमिनार पसंद हैं, क्योंकि मैं किसी विषय में पूरी तरह डूब जाना चाहता हूँ। 1973 में मैंने टीवी पर 3 दिवसीय सेमिनार का विज्ञापन देखा, जिसका विषय था डाउन पेमेंट दिए बिना रियल एस्टेट कैसे खरीदें। मैंने उस सेमिनार में जाने के लिए $385 खर्च किए और उस कोर्स की बदौलत $2 मिलियन से ज्यादा पैसे कमा चुका हूं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इससे मुझे एक नया जीवन मिला। वह कोर्स करने का परिणाम यह हुआ कि मुझे बाकी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं हर साल ऐसे कम से कम 2 सेमिनारों में जाता हूँ। मुझे सीडी और ऑडियो बुक से प्रेम है, कारण मैं सुनी हुई बातों की आसानी से समीक्षा कर सकता हूँ। मैंने सीडी में एक निवेशक के मुंह से ऐसी बात सुनी जिससे मैं पूरी तरह असहमत था। अहंकारी और आलोचनात्मक होने के बजाय मैंने उस 5 मिनट की बात को कम से कम 20 बार सुना, शायद इससे भी ज्यादा बार। लेकिन दिमाग खुला रखने की वजह से मुझे अचानक समझ आ गया कि उस निवेशक ने जो कहा था वह क्यों कहा था। यह जादू जैसा होता है। मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने हमारे युग के सबसे महान निवेशकों में से एक के दिमाग में सेंध लगा दी थी। मुझे उनके ज्ञान और अनुभव के वृहद संसाधनों से बहुत बढ़िया नसीहत मिली थी। कुल परिणाम, मैं अब भी अपने पुराने तरीके से सोच सकता हूं, लेकिन अब मेरे पास उसी समस्या या स्थिति को देखने का एक नया तरीका भी मौजूद होता है। मेरे पास किसी समस्या या प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के दो तरीके होते हैं। मेरे पास विकल्प होता है और यह अनमोल है। आज मैं अक्सर कहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप या वॉरेन बफे या जॉर्ज सोरोस इसे कैसे करेंगे। उनकी वृहद मानसिक शक्ति तक पहुंचने का मेरे पास बस यही तरीका है कि मैं इतना विनम्र बन जाऊं कि उनकी कही या लिखी बातें सुनूं या पढ़ूं। अहंकारी या आलोचनात्मक लोग प्राय कम आत्मसम्मान वाले लोग होते हैं, जो जोखिम लेने से घबराते हैं। ऐसा इसलिए है
क्योंकि नई चीज सीखने के बाद उसे पूरी तरह समझने के लिए आपको गलतियां करने की जरूरत होती है। अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो यह बात तो तय है कि अहंकार आपकी समस्या नहीं है। अहंकारी लोग शायद ही कभी विशेषज्ञों की बात सुनते या पढ़ते हैं। उन्हें इसकी जरूरत ही क्या है? वे सृष्टि के केंद्र हैं। बहुत सारे बुद्धिमान लोग हैं जो नया विचार सामने आने पर बहस करने या अपनी रक्षा करने में जुट जाते हैं। अगर वह नया विचार उनके सोचने के तरीके से अलग हो, इस मामले में उनकी तथाकथित बुद्धिमानी और उनका अहंकार मिलकर अज्ञान के बराबर होता है। हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो उच्च शिक्षित हैं या खुद को चतुर मानते हैं, लेकिन उनकी बैलेंस शीट एक अलग ही तस्वीर दिखाती है। सचमुच बुद्धिमान व्यक्ति नए विचारों का स्वागत करता है, क्योंकि नए विचार पहले के विचारों के साथ मिलकर अद्भुत संयोग बना सकते हैं। सुनना बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर यह सच नहीं होता तो ईश्वर ने हमें दो कान और सिर्फ एक मुंह नहीं दिया होता। बहुत सारे लोग नए विचारों और संभावनाओं को ग्रहण करने के लिए सुनते ही नहीं हैं। इसके बजाय वे अपने मुंह का इस्तेमाल करके सोचते हैं। वे सवाल पूछने के बजाय बहस करते हैं। मैं अपनी दौलत के बारे में दीर्घकालीन दृष्टिकोण रखता हूं। मैं फटाफट अमीर बनो वाली मानसिकता का पक्षधर नहीं हूं, जो प्राय लॉटरी खेलने वालों या कैसीनो के जुआरियों की होती है। मैं शेयर खरीदता बेचता हूं, लेकिन शिक्षा के मामले में मेरा दृष्टिकोण दूरगामी है। अगर आप कोई हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं तो मेरी सलाह है कि ऐसा करने से पहले उसे उड़ाने का प्रशिक्षण ले लें। मैं हमेशा उन लोगों को देखकर सदमे में आ जाता हूं जो शेयर या रियल एस्टेट खरीदने लगते हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी अपने दिमाग में कभी निवेश नहीं करते। याद रखें, सिर्फ एक दो मकान खरीद लेने से ही आप रियल एस्टेट के विशेषज्ञ नहीं बन जाते। तीसरा, मित्र सावधानी से चुनें। मित्रता की शक्ति। सबसे पहले तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि मैं अपने मित्र उनकी दौलत के आधार पर नहीं चुनता। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने दरअसल गरीबी में जीने की कसम खा रखी है, और ऐसे भी दोस्त हैं जो हर साल लाखों करोड़ों कमाते हैं। मुद्दे की बात यह है कि मैं उन सभी से सीखता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि मैंने अमीर लोगों को मित्र बनाने की कोशिश की है, लेकिन मैं उनके पैसे के पीछे नहीं था, बल्कि मैं तो उनके ज्ञान के पीछे था। कुछ मामलों में अमीर लोग मेरे अच्छे दोस्त बन गए। मैंने गौर किया है कि मेरे अमीर मित्र पैसों के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उद्देश्य डींगे हाँकना नहीं होता है, उनकी तो बस इस विषय में रुचि होती है। इस तरह मैं उनसे सीखता हूं और वे मुझसे सीखते हैं। मेरे जो दोस्त गरीबी के दलदल में फंसे हैं, वे पैसे, कारोबार या निवेश के बारे में बात करना पसंद ही नहीं करते। वे अक्सर इसे असभ्यता या मूर्खतापूर्ण मानते हैं। इसलिए मैं अपने गरीब या आर्थिक दृष्टि से परेशान दोस्तों से भी सीखता हूं। मैं इन दोस्तों से यह सीखता हूं कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कम समय में ही $1 अरब से ज्यादा कमा लिए हैं। वे तीनों एक ही बात बताते हैं। उनके फक्कड़ दोस्त कभी उनसे यह पूछने नहीं आते कि उन्होंने ये काम कैसे किया, लेकिन वे दो में से एक चीज या दोनों ही मांगने आते हैं, कर्ज या नौकरी। चेतावनी, गरीब या डरे हुए लोगों की ना सुने। ऐसे कई लोग मेरे दोस्त हैं और मैं उनसे प्रेम भी करता हूं, लेकिन वे जिंदगी के डरे हुए मुर्गे हैं। उनके सामने जब पैसों की, खास तौर पर निवेशों की बातें आती हैं, तो वे हमेशा एक ही बात कहते हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। वे हमेशा आपको बता सकते हैं कि कोई चीज क्यों कामयाब नहीं होगी। समस्या यह है कि लोग उनकी बात सुनते हैं, और जो लोग निराशा
और विनाश की जानकारी को आंख मूंद कर स्वीकार कर लेते हैं, वे भी छोटे मुर्गे हैं। जैसे कि पुरानी कहावत है, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। अगर आप टीवी पर बिजनेस चैनल देखते हैं, तो वहां अक्सर तथाकथित विशेषज्ञों का एक समूह होता है। एक विशेषज्ञ कहेगा कि बाजार लुढ़कने वाला है और दूसरा कहेगा कि यह उछलने वाला है। अगर आप समझदार हैं, तो आप दोनों की ही सुनते हैं। अपने दिमाग को खुला रखें, क्योंकि दोनों के अपने अपने वैध तर्क होते हैं। दुर्भाग्य से ज्यादातर गरीब लोग छोटे मुर्गे की बात सुनते हैं। मेरे कई करीबी दोस्त हैं जो मुझे किसी सौदे या निवेश से रोकने के लिए तर्क देते हैं। कुछ समय पहले एक मित्र ने मुझे बताया कि वह 6% की एक एफडी मिलने पर रोमांचित था। मैंने उसे बताया कि मैं राज्य सरकार से 16% ब्याज कमा रहा हूं। अगले ही दिन उसने मुझे एक लेख भेजा जिसमें बताया गया था कि मेरे निवेश क्यों खतरनाक हैं। मैं बरसों से 16% कमा रहा हूं और उसे अब भी 6% ही ब्याज मिलता है। मैं कहूंगा कि दौलत बनाने के बारे में सबसे कठिन बात अपने प्रति सच्चे रहना और भीड़ के साथ ना चलने की इच्छा रखना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाजार में आमतौर पर भीड़ ही देर से आती है और उसी का गला कटता है। अगर किसी बेहतरीन निवेश अवसर की खबर अखबार से पहले पन्ने पर है, तो अधिकतर मामलों में बहुत देर हो चुकी होती है। किसी नए निवेश अवसर की तलाश करें, जैसा सर्फिंग करते समय हम करते थे। हमेशा एक और लहर आती है। जो लोग जल्दबाजी करते हैं और किसी लहर पर देर से पहुंचते हैं, आमतौर पर वे ही धराशायी होते हैं। चतुर निवेशक हड़बड़ी में बाजार में नहीं उतरते। अगर वे एक लहर चूक जाते हैं, तो वे अगली लहर की तलाश करते हैं और खुद ही सही स्थिति में ले आते हैं। ज्यादातर निवेशकों को ऐसा करने में मुश्किल आती है, क्योंकि अलोकप्रिय निवेश को खरीदने में बहुत डर लगता है। कायर निवेशक झुंड में चलने वाली भीड़ की तरह होते हैं, या उनका लालच उन्हें बाजार के अंदर तब लाता है जब समझदार निवेशक पहले ही अपना मुनाफा वसूल करके बाहर जा चुके होते हैं। समझदार निवेशक निवेश को उस वक्त खरीदते हैं जब वह लोकप्रिय नहीं होता। वे जानते हैं कि उन्हें मुनाफा बेचते समय नहीं, बल्कि खरीदते समय होता है। इसलिए वे धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं। जैसा मैंने कहा था, वे बाजार में उतरने की हड़बड़ी नहीं करते। सर्फिंग करने वाले की तरह ही वे भी अगली बड़ी लहर के लिए सही स्थिति में आ जाते हैं। यह सब अंदरूनी या इनसाइडर ट्रेडिंग है। अंदरूनी ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है, जिनमें से कुछ गैर कानूनी है और कुछ कानूनी है। लेकिन किसी भी तरह देख लें, यह अंदरूनी ट्रेडिंग है। एकमात्र फर्क यह होता है, आप अंदर से कितने दूर हैं। आप अमीर मित्र बनाना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि पैसा वहीं बनाया जाता है। यह जानकारी के आधार पर बनाया जाता है। आप अगले उछाल के बारे में सुनना चाहते हैं, बाजार के अंदर जाना चाहते हैं और अगले गिराव से पहले बाजार से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसे गैर कानूनी ढंग से करें, लेकिन आपको जानकारी जितनी जल्दी मिलती है, बहुत कम जोखिम में उतना ही ज्यादा मुनाफा कमाने की आपकी संभावनाएं बेहतर हो जाती हैं। मित्र इसलिए तो होते हैं, और यही वित्तीय बुद्धि है। चौथा, किसी फॉर्मूला में महारत हासिल करें और फिर एक नया फॉर्मूला सीखें। जल्दी सीखने की शक्ति। डबल रोटी बनाने के लिए हर बेकर किसी रेसिपी या फॉर्मूले का अनुसरण करता है, भले ही यह उसके दिमाग में हो। यही पैसे बनाने के बारे में सच है। हम में से ज्यादातर ने यह कहावत सुनी है, आप वही हैं जो आप खाते हैं। मैं इसे एक अलग तरीके से कहता हूं। मैं कहता हूं, आप वही बन जाते हैं जो आप पढ़ते हैं। दूसरे शब्दों में, इस बारे में सावधान रहें कि आप क्या सीख रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग इतना शक्तिशाली होता है कि आप अपने दिमाग में जो रखते हैं, आप वही बन जाते हैं।
मिसाल के तौर पर, अगर आप पाक कला का अध्ययन करते हैं तो आप में कुक बनने की प्रवृत्ति होती है। अगर आप कुक नहीं बनना चाहते तो आपको कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत है। पैसे के मामले में जनता के पास आमतौर पर एक ही बुनियादी फॉर्मूला होता है जिसे उन्होंने स्कूल में सीखा था, और वह यह है, पैसे के लिए काम करो। संसार में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फॉर्मूला यही है कि हर दिन लाखों करोड़ों लोग उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, बिल चुकाते हैं, चेक बुक्स बैलेंस करते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और फिर दोबारा नौकरी करने चले जाते हैं। यही उनका बुनियादी फॉर्मूला या रेसिपी है। आप जो कर रहे हैं, अगर आप उससे थक चुके हैं या अगर आप पर्याप्त नहीं कमा पा रहे हैं, तो आपको अपने पैसे कमाने के फॉर्मूले को बदल लेना चाहिए। बरसों पहले जब मैं 26 साल का था, तो मैं एक वीकेंड्स क्लास में गया जिसका विषय था रियल एस्टेट फोर क्लोजर्स कैसे खरीदें। वहां मैंने एक फॉर्मूला सीखा। अगला कदम था सीखे हुए सिद्धांत पर सचमुच अमल करने का अनुशासन रखना। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। 3 साल तक जेरोक्स में काम करते वक्त मैं अपने खाली समय में फोरक्लोजर्स खरीदने की कला में पारंगत होने की कोशिश करता रहा। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके मैंने आगे चलकर कई मिलियन डॉलर कमाए। एक बार जब मैं उस फॉर्मूले में माहिर बन गया, तो इसके बाद मैं दूसरे फॉर्मूलों की तलाश करने लगा। कई कक्षाओं में मुझे सीधे सीधे तो कोई नई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने हमेशा कोई ना कोई नई चीज सीखी। मैंने डेरिवेटिव्स ट्रेडर्स, कमोडिटी ऑप्शंस ट्रेडर्स और केओलॉजिस्टिक्स के लिए आयोजित कक्षाओं में हिस्सा लिया। उन कक्षाओं में मैं अपने चिर परिचित क्षेत्र के बहुत बाहर था। यह तो ऐसे लोगों से भरे कमरे में रहने जैसा था जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस साइंस में पीएचडी हों। फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा जिसने शेयर बाजार और रियल एस्टेट में मेरे निवेश को ज्यादा सार्थक और लाभकारी बना दिया। ज्यादातर जूनियर कॉलेजों और कम्युनिटी कॉलेजों में वित्तीय नियोजन और पारंपरिक निवेश खरीदने पर कक्षाएं आयोजित की जाती हैं। शुरुआत करने के लिए वे अच्छी जगहें हैं, लेकिन मैं हमेशा ज्यादा तेज फॉर्मूले की तलाश करता रहता हूँ। इसलिए काफी नियमित रूप से मैं एक दिन में जितना कमाता हूँ, उतना कमाने में कई लोगों को पूरी जिंदगी लग जाएगी। एक और बात, आज के तेजी से बदल रहे संसार में आपका पुराना ज्ञान अब उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि प्राय आपकी जानकारी बासी हो चुकी है। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप कितनी तेजी से सीखते हैं। यह योग्यता अनमोल है। यह पैसे बनाने के ज्यादा तेज फॉर्मूले खोजने में अनमोल है, या आप चाहें तो इसे रेसिपी कह सकते हैं। पैसे के लिए मेहनत करना एक पुराना फॉर्मूला है जो गुफा मानव के जमाने से में उत्पन्न हुआ था। पांचवा, खुद को सबसे पहले पैसे दें। आत्म अनुशासन की शक्ति। यदि आप खुद पर काबू नहीं रख सकते तो अमीर बनने की कोशिश ना करें। निवेश करने, पैसे बनाने और उसे उड़ा डालने में कोई तुक नहीं है। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही ज्यादातर लॉटरी विजेता करोड़ों जीतने के बाद भी जल्द ही फक्कड़ हो जाते हैं। आत्म अनुशासन के अभाव की वजह से ही जिन लोगों को वेतन वृद्धि मिलती है, वे तुरंत बाहर निकलकर एक नई कार खरीद लेते हैं या जहाज पर अन्य देशों की सैर करने निकल जाते हैं। यह कहना मुश्किल है कि मेरे 10 कदमों में कौन सा कदम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वह आप में पहले से ही मौजूद ना हो तो इस कदम में माहिर बनना शायद सबसे मुश्किल है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अनुशासन की कमी ही वह सबसे बड़ा कारण है जो लोगों को अमीरों, गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों से पृथक करता है। सरल भाषा में कहा जाए तो जिन लोगों का आत्मसम्मान कम होता है और जिनमें वित्तीय दबाव सहने की शक्ति कम होती है, वे कभी अमीर नहीं बन सकते।
जैसा मैं कह चुका हूँ, अपने अमीर डैडी से मैंने यह सबक सीखा था कि संसार आपको इधर-उधर धक्के मारेगा। संसार लोगों को चारों तरफ धक्के मारता है। इसलिए नहीं क्योंकि दूसरे लोग दबंग हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप में आंतरिक नियंत्रण और अनुशासन का अभाव होता है। जिन लोगों में आंतरिक सहन शक्ति की कमी होती है, वे अक्सर आत्म अनुशासन वाले लोगों के शिकार हो जाते हैं। मैं जिन उद्यमी कक्षाओं में सिखाता हूं, उनमें मैं लोगों को लगातार याद दिलाता हूं कि वे अपने प्रोडक्ट, सेवा या सॉफ्टवेयर पर नहीं, बल्कि प्रबंधन योग्यताएं बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए प्रबंधन की 3 सबसे महत्वपूर्ण योग्यताएं ये हैं: कैश फ्लो का प्रबंधन, लोगों का प्रबंधन, व्यक्तिगत समय का प्रबंधन। मैं कहूंगा कि इन तीनों का प्रबंधन करने की योग्यताएं सिर्फ उद्यमियों के लिए नहीं, बल्कि एक व्यक्ति या परिवार, कारोबार, परोपकारी संगठन, शहर या देश के हिस्से के रूप में आप अपना जीवन किस तरह जीते हैं, ये तीनों उसमें भी मायने रखते हैं। ये सभी योग्यताएं आत्म अनुशासन में महारत हासिल करने से बढ़ती हैं। मैं खुद को सबसे पहले पैसे दें कथन को हल्के में नहीं लेता हूं। खुद को सबसे पहले पैसे दें, यह कथन जॉर्ज क्लासन की पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से लिया गया है। इस पुस्तक की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं। हालांकि लाखों लोग इस शक्तिशाली कथन को दोहराते हैं, लेकिन बहुत कम इस सलाह पर चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, वित्तीय साक्षरता इंसान को अंक पढ़ने की योग्यता प्रदान करती है और अंक पूरी कहानी बता देते हैं। किसी व्यक्ति के इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को देखकर मैं तुरंत देख सकता हूं कि जो लोग खुद को सबसे पहले पैसे दें, शब्द बोलते हैं, क्या वे सचमुच उस पर अमल करते हैं? अब मैं आप में से उन लोगों की चीख पुकार सुन सकता हूं जो सचमुच अपने बिलों को सबसे पहले चुकाने में यकीन रखते हैं, और मैं आप सभी जिम्मेदार लोगों की आवाजें सुन सकता हूं जो अपने बिल समय पर चुकाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप गैर जिम्मेदार बने और अपने बिलों का भुगतान ना करें। मैं तो सिर्फ वही कह रहा हूं जो पुस्तक कहती है, यानी खुद को सबसे पहले दें। और पिछला रेखा चित्र उस कार्य की सही अकाउंटिंग तस्वीर था। मेरे जीवन में ऐसे समय रहे हैं जब किसी कारणवश कैश फ्लो मेरे बिलों से कहीं कम था, फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। मेरे अकाउंटेंट और बुक कीपर दहशत में चीखने लगे, वे आपके पीछे पड़ जाएंगे, इनकम टैक्स विभाग आपको जेल भिजवा देगा, आप अपनी क्रेडिट रेटिंग बिगाड़ देंगे, वे बिजली काट देंगे। फिर भी मैंने खुद को सबसे पहले पैसे दिए। आप पूछते हैं क्यों? क्योंकि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक कहानी इसी बारे में है। आत्म अनुशासन की शक्ति और आंतरिक सहन शक्ति। मेरे अमीर डैडी ने मेरे काम करने के पहले ही माह में मुझे बताया था कि ज्यादातर लोग संसार की ठोकरें सहन करते रहते हैं। एक बिल वसूलने वाला आकर हड़काता है और आप या तो पैसे दे देते हैं, वरना सेल्स क्लर्क कहता है, ओह, इसे बस अपने चार्ज कार्ड में डाल दें। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपसे कहता है, मकान खरीद लें। सरकार मकान खरीदने पर टैक्स में छूट देती है। यह पुस्तक इसी बारे में है। आप में ज्वार के खिलाफ जाने और अमीर बनने का साहस होना चाहिए। हो सकता है कि आप कमजोर ना हो, लेकिन पैसे के मामले में बहुत से लोग डरपोक बन जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गैर जिम्मेदार बने। मेरे पास ऊंचे क्रेडिट कार्ड कर्ज और ऐशो आराम की चीजों के कर्ज नहीं है। इसका कारण यह है कि मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूं। मैं अपनी आमदनी न्यूनतम इसलिए रखता हूं क्योंकि मैं इसे सरकार को नहीं देना चाहता। इसलिए मेरी आमदनी नेवाडा के एक कॉरपोरेशन के जरिए मेरे संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त होती है। यदि मैं पैसे के लिए काम करता तो सरकार इसे ले लेती। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूं, लेकिन मैं वित्तीय दृष्टि से इतना चतुर हूं कि
किसी मुश्किल में नहीं फंसता हूँ। मैं उपभोक्ता ऋण को पसंद नहीं करता। मेरे दायित्व वास्तव में 99% लोगों से ज्यादा है, लेकिन उनका भुगतान मैं नहीं करता। मेरे दायित्वों का भुगतान दूसरे लोग करते हैं। उन्हें किराएदार कहा जाता है। इसलिए खुद को सबसे पहले पैसे देने का पहला नियम यह है, कभी कर्ज में मत फंसो। हालांकि मैं अपने बिलों का भुगतान सबसे अंत में करता हूँ, लेकिन यह उन छोटे महत्वहीन बिलों के मामले में ही होता है जो मुझे चुकाने होते हैं। कभी कभार जब पैसों की तंगी रहती है, तब भी मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ। मैं कर्ज देने वालों और सरकार को चीखने चिल्लाने देता हूँ। उनका सख्त होना मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वे लोग मुझ पर एक एहसान कर रहे हैं। वे मुझे बाहर निकलकर ज्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए मैं खुद को सबसे पहले पैसे देता हूँ, उस पैसे का निवेश करता हूँ और कर्ज देने वालों को चीखने चिल्लाने देता हूँ। मैं आमतौर पर उन्हें सही समय पर पैसे दे देता हूँ। किम और मेरे क्रेडिट रेटिंग्स बेहतरीन हैं। हम बस दबाव के सामने नहीं झुकते और उपभोक्ता ऋण चुकाने के लिए अपनी बचत को खर्च नहीं करते या शेयरों को नहीं बेचते। इसमें बहुत ज्यादा वित्तीय समझदारी नहीं है। खुद को सबसे पहले सफलतापूर्वक पैसे देने के लिए नीचे दी गई बातें याद रखें। पहला, कभी भी भारी कर्ज में ना फंसे जिसे आपको चुकाना हो। अपने खर्च कम रखें। अपनी संपत्तियों को सबसे पहले बनाएं। इसके बाद ही कोई बड़ा मकान या अच्छी कार खरीदें। चूहा दौड़ में फंसे रहने में कोई समझदारी नहीं है। जब आपके पास पैसे की तंगी हो तो दबाव बढ़ने दें, लेकिन अपनी बचत या निवेशों में हाथ ना डालें। दबाव का इस्तेमाल अपनी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित करने के लिए करें, ताकि यह ज्यादा पैसे कमाने और आपके बिलों का भुगतान करने के नए तरीके सोचे। इससे आपकी पैसे बनाने की योग्यता और वित्तीय बुद्धि दोनों ही बढ़ जाएंगी। मैं बहुत बार वित्तीय मुश्किलों में फंसा हूं, लेकिन मैंने हमेशा ज्यादा आमदनी कमाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और अपने संपत्ति वाले कॉलम में मौजूद संपत्तियों की दृढ़ता से रक्षा की है। मेरा बुक कीपर चिल्लाता हुआ दौड़ लगाकर छिप गया था, लेकिन मैं एक अच्छे सैनिक की तरह किले की रक्षा कर रहा था। संपत्ति का किला। गरीब लोगों में गरीब आदतें होती हैं। बचत में हाथ डालना एक आम बुरी आदत है। अमीर लोग जानते हैं कि बचत का इस्तेमाल बिल चुकाने के लिए नहीं, बल्कि ज्यादा पैसे कमाने के लिए किया जाता है। मैं जानता हूं कि यह कठोर लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, अगर आप अंदर से कठोर नहीं है, तो संसार आपको वैसे भी हमेशा इधर से उधर धक्के मारेगा। यदि आपको वित्तीय दबाव पसंद नहीं है, तो ऐसा फॉर्मूला खोजें जो आपके लिए कारगर हो। एक अच्छा फॉर्मूला है खर्च कम करना, अपना पैसा बैंक में रखना, इनकम टैक्स में अपने न्यायपूर्ण हिस्से से ज़्यादा भुगतान करना, सुरक्षित म्यूचुअल फंड्स खरीदना और फिर औसत बने रहने की कसम खाना। लेकिन यह खुद को सबसे पहले पैसे दे नियम का उल्लंघन है। यह नियम आत्मत्याग या वित्तीय संयम को प्रोत्साहित नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सबसे पहले पैसे देने के बाद भूखे मर जाएं। जीवन आनंद के लिए मिला है। अगर आप अपनी वित्तीय प्रतिभा का आह्वान करते हैं, तो आपको जीवन की सारी चीजें मिल सकती हैं। आप अमीर बन सकते हैं और बिल चुका सकते हैं, और इसी को वित्तीय बुद्धि कहते हैं। छठा, अपने ब्रोकर्स को अच्छे पैसे दें। अच्छी सलाह की शक्ति। कई बार मैं देखता हूं कि लोग अपने मकान के सामने एक तख्ती लगा देते हैं जिस पर लिखा होता है, मालिक द्वारा बिकाऊ है। या मैं टीवी पर लोगों को देखता हूं जो डिस्काउंट ब्रोकर्स होने का दावा करते हैं। मेरे अमीर डैडी ने मुझे अपनी विपरीत नीति पर चलना सिखाया था। वे पेशेवरों को अच्छे पैसे देने में यकीन करते थे, और मैं भी उन्हीं की नीति पर चलता हूं। आज मेरे पास महंगे वकील, अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स और शेयर दलाल हैं। क्यों? क्योंकि अगर, और मेरा मतलब है अगर, ये लोग पेशेवर हैं, तो उनकी सेवाओं से आपका मुनाफा बढ़ना चाहिए।
और वे मुझसे जितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं, उनकी बदौलत मैं उससे भी बहुत ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना बेशकीमती है। एक अच्छा ब्रोकर आपको जानकारी देगा, लेकिन साथ ही वह आपको शिक्षित करने के लिए भी समय भी देगा। मेरे कई ब्रोकर्स मेरे लिए यह करते हैं। कुछ ने मुझे तब सिखाया था जब मेरे पास बहुत कम पैसा था या बिल्कुल भी नहीं था। मैं आज भी उनके साथ हूँ। मैं किसी ब्रोकर्स को जितना पैसा देता हूँ, उसकी जानकारी पर मैं उससे बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता हूँ। इसलिए मुझे यह बात अच्छी लगती है जब मेरा रियल एस्टेट ब्रोकर या स्टॉक ब्रोकर बहुत से पैसे कमाता है, क्योंकि आमतौर पर इसका मतलब यह होता है कि मैंने भी बहुत सारे पैसे कमाए हैं। एक अच्छा ब्रोकर मेरे लिए पैसा तो कमाता ही है, इसके अलावा वह मेरा समय भी बचाता है। जैसे तब जब वह खाली ज़मीन $9,000 में खरीदी और उसे तुरंत $25,000 में बेच दिया, ताकि मैं अपनी पॉश कार ज़्यादा जल्दी खरीद सकूं। ब्रोकर्स बाजार में मेरी आंख कान है। वे हर दिन मैदान में रहते हैं, इसलिए वहां मेरे रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बजाय मैं तो गोल्फ खेलना पसंद करूंगा। जो लोग अपना मकान खुद बेचते हैं, शायद वे अपने समय को ज़्यादा कीमती नहीं मानते। मैं कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना समय क्यों खराब करूं, जबकि मैं उस समय का उपयोग ज़्यादा पैसे बनाने या अपने प्रियजनों के साथ गुजारने में कर सकता हूं। मुझे यह बहुत मज़ेदार लगता है कि कई गरीब और मध्यम वर्गीय लोग रेस्तरां में खराब सेवा के बावजूद वेटर को 15 से 20% टिप देते हैं, लेकिन ब्रोकर को 3 से 7% चुकाने में शिकायत करते हैं। वे व्यय वाले कॉलम में लोगों को टिप देकर खुश होते हैं और संपत्ति वाले कॉलम में लोगों को टिप देने से कतराते हैं। इसमें तो वित्तीय समझदारी नहीं है। याद रखें, सभी ब्रोकर एक जैसे नहीं होते। दुर्भाग्य से ज्यादातर ब्रोकर्स सिर्फ सेल्स पीपल होते हैं। वे रियल एस्टेट बेचते तो हैं, लेकिन उनके खुद के पास कोई रियल एस्टेट नहीं होती, या होती भी है तो बहुत थोड़ी। मकान बेचने वाले और निवेश बेचने वाले में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और बीमे के ब्रोकर्स के बारे में सच है, जो खुद को वित्तीय नियोजक कहते हैं। जब मैं इस तरह के किसी भुगतान पाने वाले पेशेवर व्यक्ति से बातचीत करता हूं, तो मैं पहले पता लगाता हूं कि उसके खुद के पास कितनी जायदाद या शेयर है और वह कितने फीसदी टैक्स देता है। और यह मेरे टैक्स वकील तथा अकाउंटेंट्स पर भी लागू होता है। मेरा एक अकाउंटेंट है जो अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करता है। उसका पेशा अकाउंटिंग है, लेकिन उसका काम रियल एस्टेट का है। इससे पहले मेरे पास एक अकाउंटेंट था जो एक छोटे कारोबार का अकाउंटेंट था, लेकिन उसके पास कोई रियल एस्टेट नहीं थी। मैंने अकाउंटेंट्स बदल लिया क्योंकि हम एक ही कारोबार से प्रेम नहीं करते थे। ऐसा ब्रोकर खोजें जो आपके सर्वश्रेष्ठ हित में काम करे। कई ब्रोकर्स आपको शिक्षित करने में समय लगाएंगे और वे आपके लिए सबसे अच्छी संपत्ति साबित हो सकते हैं। बस उदार रहें, और उनमें से ज्यादातर आपके प्रति उदार रहेंगे। अगर आप उनके कमीशन में कटौती करने के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो फिर वे आपकी ज्यादा मदद क्यों करेंगे? यह सरल सा तर्क है। जैसा मैंने पहले कहा था, प्रबंधन की एक योग्यता लोगों का प्रबंधन करना है। कई लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का प्रबंधन कर पाते हैं जो उनसे कम चतुर हो और जिन पर उनकी शक्ति हो। मध्यम श्रेणी के कई मैनेजर मध्यम श्रेणी में ही बने रहते हैं और उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाता है, क्योंकि वे सिर्फ अपने मातहतों के साथ ही काम करना चाह जानते हैं, अपने ऊपर के लोगों के साथ काम करना नहीं जानते हैं। वास्तविक योग्यता है किसी तकनीकी क्षेत्र में अपने से श्रेष्ठ और चतुर व्यक्तियों का प्रबंधन करना तथा उन्हें अच्छे पैसे देना। इसलिए कंपनियों का एक संचालन मंडल होता है। आपका भी होना चाहिए। इसी में वित्तीय समझदारी है। सातवां, इंडियन गिवर बने। कुछ नहीं देकर कुछ पाने की शक्ति। जब पहले यूरोपियन निवासी अमेरिका में रहने गए, तो वे
अमेरिकी भारतीयों की एक सांस्कृतिक परंपरा देखकर दंग रह गए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी गोरे आदमी को ठंड लगती थी, तो अमेरिकी भारतीय उसे एक कंबल दे देते थे। श्वेत प्रवासी इसे उपकार मान लेता था, और जब अमेरिकी भारतीय कंबल वापस मांगता था, तो उसे अक्सर बुरा लग जाता था। अमेरिकी भारतीय को भी बुरा लगता है जब उन्हें पता चलता था कि श्वेत प्रवासी कंबल वापस नहीं करना चाहते। यहीं से इंडियन गिवर वाक्यांश पैदा हुआ, एक छोटी सी सांस्कृतिक गलतफहमी के कारण। संपत्ति वाले कॉलम के संसार में इंडियन गिवर बनना दौलत के लिए बहुत जरूरी है। प्रबुद्ध निवेशक का पहला सवाल यह होता है, मेरा पैसा मुझे कितनी जल्दी वापस मिल सकता है। वे ये जानना चाहते हैं कि उन्हें मुफ्त में क्या मिलेगा। इसलिए आरओआई यानी निवेश पर मुनाफा इतना महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर, मुझे फोरक्लोजर्स में एक छोटा कॉन्डोमिनियम मिला। यह मेरे घर से कुछ ही ब्लॉक दूर था। बैंक वाले $60,000 चाहते थे, और मैंने $50,000 की बोली का आवेदन दे दिया। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरे आवेदन के साथ $50,000 का कैशियर्स चेक भी लगा हुआ था। उन्हें एहसास हो गया कि मैं गंभीर हूँ। ज्यादातर निवेशक कहेंगे, क्या आप बहुत सारा पैसा फंसा नहीं रहे थे? क्या इस पर लोन लेना ज्यादा अच्छा तरीका नहीं था? जवाब है, इस मामले में नहीं। मेरी निवेश कंपनी इस कॉन्डोमिनियम का इस्तेमाल जाड़े के महीनों में वेकेशन रेंटल के रूप में करती है। जब स्नोबर्ड एरिज़ोना आते हैं, यह साल में 4 महीने $2,500 प्रति माह पर किराए में उठता है। बाकी के 8 महीनों में इसका किराया सिर्फ $1,000 आता है। मेरा पैसा लगभग 3 साल में वसूल हो गया। अब मैं इस संपत्ति का मालिक हूँ, जो हर महीने मुझे अतिरिक्त पैसा देती है। यही शेयरों के साथ किया जाता है। अक्सर मेरा ब्रोकर फ़ोन करके सलाह देता है कि मैं किसी कंपनी के शेयर में काफ़ी बड़ी राशि लगा दूँ, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ऐसी चीज़ होने वाली है जिससे उस शेयर का भाव बढ़ जाएगा, जैसा किसी नए प्रोडक्ट की घोषणा। मैं 1 सप्ताह से 1 महीने तक की अवधि के लिए अपना पैसा लगा देता हूँ। शेयर का भाव बढ़ने पर मैं अपने शुरुआती पैसे को बाहर निकाल लेता हूँ। बचे हुए शेयर छोड़ देता हूँ और बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता से मुक्त हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी मूल रकम वापस आ चुकी है और किसी दूसरी संपत्ति पर काम करने को तैयार है। तो मेरा पैसा अंदर जाने के बाद बाहर निकल आता है, लेकिन इसकी वजह से मैं एक ऐसी संपत्ति का मालिक बन जाता हूँ जो तकनीकी दृष्टि से मुफ्त होती है। यह सच है कि मैंने कई मौकों पर पैसे का नुकसान भी झेला है, लेकिन मैं उतने ही पैसों से खेलता हूँ जिसके नुकसान को मैं झेल सकता हूँ। मैं कहूँगा कि औसतन 10 निवेशों में मैं 2-3 पर छक्के मार लेता हूँ, जबकि 5-6 में कुछ नहीं होता और 2-3 में घाटा हो जाता है। लेकिन मैं अपने नुकसान सिर्फ उसी पैसे तक सीमित कर लेता हूँ जो उस वक्त लगे होते हैं। जो लोग जोखिम से नफरत करते हैं, वे अपना पैसा बैंक में रखते हैं। दीर्घकालीन दृष्टि से सुरक्षित बचत शून्य बचत से बेहतर होती है, लेकिन अपना मूलधन वापस निकालने में बहुत समय लगता है और ज़्यादातर मामलों में इसके साथ आपको मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मेरे प्रत्येक निवेश में मुझे कोई ना कोई चीज़ मुफ्त मिलनी चाहिए, जैसे कॉन्डोमिनियम, मिनी स्टोरेज, मुफ्त प्लॉट, मकान, शेयर या ऑफिस की इमारत, और जोखिम सीमित या कम होना चाहिए। कई पुस्तकें पूरी तरह से इस विषय पर समर्पित हैं, इसलिए मैं इस बारे में यहाँ बात नहीं करूँगा। मैकडॉनल्ड्स के मशहूर संस्थापक रे क्रॉक हैमबर्गर फ्रेंचाइजी इसलिए नहीं बेचते थे क्योंकि उन्हें हैमबर्गर से प्यार था, बल्कि इसलिए बेचते थे क्योंकि उन्हें उस फ्रेंचाइजी के नीचे की रियल एस्टेट मुफ्त में मिलती थी। इसलिए समझदार निवेशकों को निवेश पर लाभ यानी ब्याज दर से आगे तक देखना चाहिए। उन्हें यह देखना चाहिए कि मूलधन वापस निकालने पर उन्हें कौन सी संपत्तियां मुफ्त मिलती हैं। यही वित्तीय बुद्धि है। 8वां,
विलासिताएं खरीदने के लिए संपत्तियों का इस्तेमाल करें। एकाग्रता की शक्ति। एक दोस्त का बेटा बहुत खर्चीला था और ऐसा लगता था जैसे वह अपनी जेब में छेद कर रहा हो। 16 साल की उम्र में ही वह अपनी खुद की कार चाहता था। बहाना, सभी मित्रों के माता पिता ने अपने बच्चों को कार खरीद कर दी है। लड़का अपनी बचत में से पैसे निकाल कर कार का डाउन पेमेंट देना चाहता था। उसके पिता ने मुझे फोन किया और फिर सलाह लेने के लिए मुझसे मिलने आए। क्या आप सोचते हैं कि मुझे उसे ऐसा करने देना चाहिए या मैं भी दूसरे पिताओं की तरह उसे कार खरीद कर दे दूं? मैंने जवाब दिया, इससे कुछ समय के लिए तो दबाव कम हो जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए वह कौन सा सबक सीखेगा? क्या आप कार का मालिक बनने की उसकी इस इच्छा का इस्तेमाल करके उसे कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? अचानक उसके दिमाग की बत्ती जल गई और वह तेजी से घर चला गया। 2 महीने बाद मैं अपने मित्र से दोबारा मिला। मैंने पूछा, क्या आपके बेटे को कोई नई कार मिल गई? नहीं, उसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उसे कार के लिए $3000 दे दिए। मैंने उससे कहा है कि वह अपने कॉलेज मनी के बजाय मेरे पैसों का इस्तेमाल करे। वाह, यह तो आपकी उदारता है, मैंने कहा। दरअसल ऐसा कुछ नहीं है। पैसे के साथ एक शर्त जुड़ी है। शर्त? शर्त क्या है? मैंने पूछा। देखिए, सबसे पहले तो हमने आपका कैश फ्लो गेम खेला। फिर हमने पैसों के समझदारीपूर्ण उपयोग के बारे में लंबी बातचीत की। उसके बाद मैंने उसे द वॉल स्ट्रीट जर्नल की सदस्यता दिला दी और शेयर बाजार पर कुछ पुस्तकें भी दिला दी। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। शर्त क्या थी? मैंने उससे कहा कि वे $3000 उसके थे, लेकिन वह उस पैसे से सीधा कार नहीं खरीद सकता था। वह इसका इस्तेमाल किसी शेयर ब्रोकर को खोजने और शेयर खरीदने बेचने में कर सकता था। एक बार जब वह उस $3000 को 6000 कर लेगा, तो फिर वह उसमें से कार खरीद सकता है और बाकी का $3000 उसके कॉलेज फंड में चला जाएगा। और परिणाम क्या हुआ? मैंने पूछा। देखिए, अपने शेयर व्यापार में वह शुरुआत में तो खुशकिस्मत रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद काफी रकम गंवा दी। फिर उसकी सच्ची रुचि जागी। आज मैं कहूंगा कि उसके $2000 कम हो चुके हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी आसमान छू रही है। उसने मेरी खरीद कर दी हुई सारी पुस्तकें पढ़ ली हैं और वह अधिक पुस्तकें लाने के लिए लाइब्रेरी जाता है। वह उत्साह से द वॉल स्ट्रीट जर्नल पढ़ता है और सूचकों पर नजर रखता है। उसके पास सिर्फ $1000 बचे हैं, लेकिन उसकी दिलचस्पी और ज्ञान आसमान छू रहे हैं। वह जानता है कि अगर ये बचे हुए पैसे चले गए तो उसे 2 साल तक पैदल चलना होगा, लेकिन उसे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। वह तो कार लेने में रुचि भी नहीं दिखाता है, क्योंकि उसे एक ज्यादा मजेदार खेल मिल गया है। मैंने पूछा, अगर वह सारा पैसा गवा दे तो क्या होगा? तब की तब देखी जाएगी। मैं तो यही चाहूंगा कि वह हर चीज अभी गवा दे, बजाय इसके कि वह हमारी उम्र में आकर हर चीज गंवाने का जोखिम ले। और इसके अलावा मेरी समझ से मैंने उसकी शिक्षा पर अब तक जितने पैसे खर्च किए हैं, उनमें यही $3000 सबसे सार्थक रहे हैं। वह जो सीख रहा है वह जीवन भर उसके काम आएगा और ऐसा लगता है कि अब वह पैसे की शक्ति का सम्मान करने लगा है। जैसा मैंने पहले कहा था, अगर कोई व्यक्ति आत्म अनुशासन की शक्ति में माहिर नहीं बन सकता, तो अमीर बनने की कोशिश नहीं करना ही सबसे अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हालांकि संपत्ति वाले कॉलम से कैश फ्लो विकसित करने की प्रक्रिया सिद्धांत आसान है, लेकिन पैसों का सही इस्तेमाल की दिशा दिखाने का मानसिक संयम मुश्किल साबित होता है। बाहरी प्रलोभनों के कारण आज के उपभोक्ता जगत में यह ज्यादा आसान होता है कि पैसे को खर्च वाले कॉलम में उड़ा दिया जाए। कमजोर मानसिक संयम की वजह से धन न्यूनतम प्रतिरोध के रास्तों पर बहाया जाता है। यही गरीबी और वित्तीय संघर्ष का कारण है। नीचे का उदाहरण दर्शाता है कि अधिक धन बनाने की खातिर
धन को दिशा देने के लिए वित्तीय बुद्धि की जरूरत होती है। यदि हम 100 लोगों को साल की शुरुआत में $10,000 दें, तो मेरे हिसाब से साल के अंत में यह होगा, 80 के पास कुछ नहीं बचेगा। दरअसल कई तो उस पैसे से नई कार, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण या वेकेशन का डाउन पेमेंट देकर ज्यादा कर्ज में डूब जाएंगे। 16 उस $10,000 को 5 से 10% बढ़ा लेंगे। 4 इसे बढ़ाकर 20,000 या $1,000,000 कर लेंगे। हम कोई पेशा सीखने के लिए स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें। मेरे विचार से पैसे से अपने लिए काम कराना सीखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। हर आदमी की तरह मैं भी विलासिता की चीजों को पसंद करता हूँ। फर्क यह है कि मैं उन्हें कर्ज लेकर नहीं खरीदता। यह तो आस पड़ोसियों की बराबरी करने का जाल है। जब मैं पॉश कार खरीदना चाहता था, तो आसान राह यह होती है कि मैं अपने बैंकर को फोन करके कर्ज ले लेता। दायित्व वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुनने के बजाय मैंने संपत्ति वाले कॉलम में ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना। अब तो मुझे आदत पड़ चुकी है कि मैं उपभोग की इच्छा का इस्तेमाल इस तरह करता हूं ताकि यह निवेश करने की मेरी वित्तीय प्रतिभा को प्रेरित और प्रोत्साहित करे। आजकल अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए लोग पैसे कमाने के बजाय पैसे उधार लेने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह रास्ता अल्पकाल में तो आसान होता है, लेकिन दीर्घकाल में ज्यादा मुश्किल साबित होता है। यह एक ऐसी बुरी आदत है जिसमें हम फंस चुके हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के रूप में भी। याद रखें, आसान राह अक्सर मुश्किल बन जाती है और मुश्किल राह अक्सर आसान बन जाती है। आप खुद को और अपने प्रियजनों को जितनी जल्दी धन का मालिक बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हो, उतना ही बेहतर है। धन बहुत बड़ी ताकत है। दुर्भाग्य से लोग धन की शक्ति का इस्तेमाल अपने खिलाफ करते हैं। यदि आपकी वित्तीय बुद्धि कम है, तो पैसा आपको जमीन पर पटक देगा। वह आपसे ज्यादा चतुर होगा। अगर पैसा आपसे ज्यादा चतुर है, तो आप जीवन भर इसके लिए काम करेंगे। धन का मालिक बनने के लिए आपको इससे ज्यादा चतुर होने की जरूरत है। फिर पैसा वही करेगा जैसा आप उससे करने को कहेंगे। यह आपकी आज्ञा का पालन करेगा। इसका गुलाम बनने के बजाय आप इसके मालिक होंगे। इसी में वित्तीय समझदारी है। 9वां, नायक चुने, मिथक की शक्ति। बचपन में मैं विली मेज, हैंक हेरन और योगी बेरा का दीवाना था। वे मेरे नायक थे और मैं उन्हीं जैसा बनना चाहता था। मैं उनके बेसबॉल कार्ड्स संजो कर रखता था। मैं उनके आंकड़े मुंह जबानी जानता था। आरबीआई, ईआरए, उनके बैटिंग औसत, वे कितना कमाते थे और वे माइनर लीग से ऊपर कैसे आए। 9-10 साल की उम्र में जब मैं बेसबॉल खेलने के लिए मैदान में उतरता था या फर्स्ट बेस या कैचर खेलता था, तो यह मैं नहीं होता था। मैं तो मशहूर बेसबॉल खिलाड़ी होने का नाटक करता था। यह वह बहुत शक्तिशाली तरीका है जिससे हम सीखते हैं, लेकिन प्राय वयस्क बनने के बाद हम इसे खो देते हैं। हम अपने नायकों को खो देते हैं। आज मैं अपने घर के पास छोटे बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखता हूँ। मैदान में वे छोटे जॉनी नहीं होते हैं। वे तो अपना प्रिय बास्केटबॉल नायक होने का नाटक कर रहे होते हैं। नायकों की नकल या अनुकरण करना सीखने का सचमुच शक्तिशाली तरीका है। बड़े होने के बाद आज मेरे नए नायक हैं। मेरे गोल्फ नायक हैं और मैं उनके शॉट की नकल करता हूं तथा उनके बारे में हर चीज पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूं। मेरे डोनाल्ड ट्रंप, वॉरेन बफे, पीटर लिंच, जॉर्ज सोरोस और जिम रॉजर्स जैसे नायक भी हैं। मैं उनके आंकड़े उसी तरह जानता हूं जिस तरह की बचपन में अपने बेसबॉल नायकों के ईआरए और आरबीआई जानता था। वॉरेन बफे जिसमें निवेश करते हैं, मैं उसकी निगरानी करता हूं और मैं बाजार संबंधी उनके दृष्टिकोण के बारे में सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूं तथा इस बारे में भी जानना चाहता हूं कि वे शेयर कैसे चुनते हैं। इसके अलावा मैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में पढ़ता हूं और यह पता लगाने की कोशिश करता हूं कि वे कैसे सौदेबाजी करते हैं तथा
सौदों को अंजाम देते हैं। मैदान में बेसबॉल में बैटिंग करने जाते समय मैं दरअसल अपनी भूमिका में नहीं होता था। उसी तरह जब मैं बाजार में होता हूँ या सौदेबाजी कर रहा हूँ, तो मैं अवचेतन रूप से ट्रंप के साहस की नकल कर रहा होता हूँ। या किसी प्रवृत्ति का विश्लेषण करते समय मैं उसे वॉरेन बफे की नज़रों से देखता हूँ। नायक होने से हम अपनी छिपी हुई प्रतिभा के एक जबरदस्त स्रोत का दोहन करते हैं, लेकिन नायक हमें प्रेरित करने से भी ज्यादा काम करते हैं। नायक चीजों को आसान दिखाते हैं। चीजें आसान दिखने के कारण हम भी उन्हीं जैसे बनना चाहते हैं। अगर वे यह कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जब निवेश की बात आती है तो बहुत सारे लोग इसे मुश्किल बनाकर पेश करते हैं। इसके बजाय ऐसे नायक खोजें जो इसे आसान बनाते हों। 10वां, सिखाओ और आपको मिलेगा। देने की शक्ति। मेरे दोनों डैडी शिक्षित थे। मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक सबक सिखाया जो जीवन भर मेरे साथ रहा है, परोपकारी बनने या देने की आवश्यकता। मेरे शिक्षित डैडी ने अपना बहुत सा समय और ज्ञान तो दिया, लेकिन पैसा कभी दान में नहीं दिया। वे आमतौर पर कहते थे कि जब उनके पास थोड़ा अतिरिक्त पैसा आ जाएगा तब वे दान देंगे, लेकिन जाहिर है उनके पास शायद ही कभी अतिरिक्त पैसा आया। मेरे अमीर डैडी शिक्षा के साथ साथ पैसे भी दान देते थे। वे टाइदिंग या दशमांश दान देने में दृढ़ता से यकीन करते थे। वे हमेशा कहते थे, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको इसे पहले देने की जरूरत है। जब उनके पास पैसे की कमी रहती थी, तब भी वे अपने चर्च या अपने पसंदीदा परोपकारी संस्था को पैसे दान में देते थे। अगर मैं आपके साथ केवल एक ही विचार छोड़ सकूं, तो वह विचार यही होगा। जब भी आप किसी चीज की कमी या जरूरत महसूस करें, तो आप अपनी मनचाही चीज पहले दे दें और इसके बाद यह ढेर सारी होकर आपके पास लौटेगी। यह पैसे, मुस्कान, प्रेम या मित्रता, किसी भी चीज के बारे में सच है। मैं जानता हूं कि अक्सर इंसान इस काम को सबसे अंत में ही करना चाहेगा, लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि इससे मुझे हमेशा फायदा हुआ है। मेरा विश्वास है कि आदान प्रदान का सिद्धांत सच है, इसलिए मैं वही चीज देता हूं जो मैं पाना चाहता हूं। मैं पैसे चाहता हूं, इसलिए मैं पैसे देता हूं और यह कई गुना होकर लौटता है। मैं बिक्री चाहता हूं, इसलिए मैं कोई चीज बेचने में किसी दूसरे की मदद करता हूं और मेरी भी बिक्री बढ़ जाती है। मैं संपर्क बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं संपर्क बनाने में किसी दूसरे की मदद करता हूँ। जादू की तरह मेरे संपर्क भी बढ़ जाते हैं। मैंने बरसों पहले यह कहावत सुनी थी, ईश्वर को पाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंसान को देने की जरूरत है। मेरे अमीर डैडी अक्सर कहते थे, गरीब लोग अमीरों से ज्यादा लालची होते हैं। वे स्पष्ट करते थे कि अगर कोई आदमी अमीर है तो इसका मतलब है कि वह दूसरों को कोई मनचाही चीज प्रदान कर रहा था। मेरे जीवन में जब भी मैंने खुद को जरूरतमंद या पैसों की कमी या मदद की कमी महसूस करते पाया है, तो मैंने अपने दिल को टटोला कि मैं क्या चाहता हूँ, और फिर मैंने उसे पहले देने का फैसला किया। और जब जब मैंने दिया, यह हमेशा मेरे पास लौट कर आया। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। एक आदमी जाड़े की ठंडी रात में जलाऊ लकड़ी हाथ में लेकर बैठा था। वह अंगीठी से चिल्लाकर कह रहा था, जब तुम मुझे थोड़ी गर्मी दोगी, तब मैं तुम में लकड़ी डालूंगा। चाहे बात पैसे, प्रेम, खुशी, बिक्री या संपर्क की हो, इंसान को बस यही याद रखने की जरूरत है कि अपनी मनचाही चीज पाने के लिए उसे पहले देना होगा। मैं क्या चाहता हूँ और मैं इसे किसी दूसरे को कैसे दे सकता हूँ, अक्सर यह सोचने भर से ही वरदानों की बौछार शुरू हो जाती है। जब भी मैं महसूस करता हूँ कि लोग मेरी तरफ देखकर नहीं मुस्कुरा रहे हैं, तो मैं मुस्कुराने लगता हूँ और हेलो कहने लगता हूँ। जादू की तरह मेरे आसपास अचानक बहुत से मुस्कुराने वाले लोग जमा हो जाते हैं। यह सच है कि आपका संसार आपका ही आईना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ, सिखाओ और आपको मिलेगा। मैंने पाया है कि सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को मैं जितना ज्यादा सिखाता हूँ, मैं भी उतना ही ज्यादा सीखता हूँ। अगर आप धन के बारे में सीखना चाहते हो,
तो इसे किसी दूसरे को सिखाएं। ऐसा करने पर आपके दिमाग में नए विचारों और फॉर्मूले का सैलाब आ जाएगा। ऐसे समय रहे हैं जब मैंने दिया तो था, लेकिन कुछ वापस नहीं लौटा, या जो मुझे मिला वह वो नहीं था जो मैं चाहता था। ऐसे मौके पर गहरे निरीक्षण और आत्म अवलोकन के बाद मैंने पाया कि मैं इन प्रकरणों में देने के लिए नहीं, बल्कि पाने के लिए दे रहा था। मेरे डैडी ने शिक्षकों को सिखाया, इसलिए वे बेहतरीन शिक्षक बन गए। मेरे अमीर डैडी हमेशा युवाओं को कारोबार करने का तरीका सिखाते थे। पीछे पलट कर देखने पर मैं पाता हूँ कि अपने ज्ञान को उदारता से बांटने की वजह से ही वे ज्यादा चतुर बने। इस संसार में ऐसी शक्तियां हैं जो हम में से बहुत ज्यादा चतुर हैं। आप वहां अपने दम पर पहुंच सकते हैं, लेकिन उन शक्तियों की मदद से यह काम कहीं अधिक आसान हो जाता है। इसके लिए आपको तो बस इतना ही करना है कि आप उदार रहें, और वे शक्तियां भी आपके प्रति उदार रहेंगी। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त हुआ हमारा 8वां सबक, शुरुआत करना। आशा करता हूँ कि इस अध्याय से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, जो आपको जीवन में प्रेरणा देगा, जीवन में आगे शुरू करने के लिए। अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।